हेलो स्टूडेंट्स, मैं सचिन कुमार अपने और आपके यूट्यूब चैनल एम विद स्किल्सर पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोग फर्स्ट ईयर फिजिक्स का 7 चैप्टर पढ़ रहे थे, बल तथा न्यूटन के गतिविषय नियम। इसके अंतर्गत पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो है बल आवेग के बारे में पढ़ा था कि जब कोई बड़ा बल किसी वस्तु पर अल्प सूक्ष्म समय अंतराल के लिए लगकर वस्तु के स्थिति में क्या करता है, परिवर्तन कर देता है, तो वस्तु पर आरोपित इस बल को आवेगी बल कहते हैं। तथा बल और जो अल्प समय अंतराल होता है उसका जो गुणनफल होता है वो हमारा आवेग कहलाता है। ठीक है, तो हमने आपसे कहा था कि अगले वीडियो में हम आपको जो है आवेग से संबंधित कुछ एग्जाम्पल बताएंगे। ठीक है, या ऐसे कह सकते हैं संवेग संरक्षण पर आधारित कुछ एग्जाम्पल बताएंगे। तो सबसे पहली बात हम करते हैं कि क्वेश्चन आता है हमारा कि क्रिकेट में खिलाड़ी गेंद को कैच करते समय अपने हाथों को पीछे की तरफ खींच लेता है, क्यों? ठीक है, या क्वेश्चन क्या आता है कि क्रिकेट में जो खिलाड़ी होता है कैच लेते समय अपने हाथों को पीछे की तरफ खींचता है, क्यों? इसका क्या कारण होता है ये हम आपको बताएंगे। क्यों अपने हाथ पीछे की तरफ खींचता है? तो देखिए, जब क्रिकेट में गेंद आती है खिलाड़ी की ओर, तो जब खिलाड़ी उसको अपने हाथों में कैच करता है, तो जब अगर वो अपने हाथ को पीछे की तरफ ना खींचे तो गेंद जब उसके हाथों में आएगी तो जैसे ही हाथ से टकराएगी उसका संवेग तुरंत कितना होगा? शून्य हो जाएगा। उसका संवेग कितना होगा? शून्य हो जाएगा। और जब संवेग शून्य होगा तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, संवेग शून्य हो जाएगा तो इस स्थिति में संवेग शून्य करने के लिए हाथों को गेंद पर जो है वो अधिक बल लगाना पड़ेगा। संवेग शून्य, गेंद के संवेग को शून्य करने के लिए हाथों को जो है गेंद पर अधिक बल लगाना पड़ेगा। तो जब हाथ गेंद पर अधिक बल लगाएंगे, प्रतिक्रिया स्वरूप गेंद भी हाथों पर क्या करेगी? अधिक बल लगाएगी, जिससे हाथों को चोट अधिक लगेगी। ठीक है, जिससे आपके हाथों को चोट अधिक लग जाती है। लेकिन जब गेंद खिलाड़ी के हाथ में आती है और खिलाड़ी जब गेंद को पीछे की तरफ, अपने हाथ को पीछे की तरफ खींचता है, तो इस कंडीशन में संवेग को शून्य होने में समय लग जाता है। संवेग को शून्य होने में समय लग जाता है। तो हमने पढ़ा था भाई, क्या पढ़ा था कि F इंटू डेल्टा टी बराबर डेल्टा पी। ठीक, तो यहां पर जब खिलाड़ी हाथों को पीछे की तरफ खींचेगा तो संवेग के शून्य होने में क्या लगेगा? समय लगेगा। और जब समय बढ़ेगा, ध्यान दीजिएगा भाई, संवेग संरक्षण के नियम का पालन होता है। तो जब समय बढ़ेगा तो समय बढ़ने पर बल क्या होता है? घट जाता है। जब समय बढ़ेगा तो समय बढ़ने पर बल क्या होगा? घटेगा। भाई जैसे कहा गया संवेग संरक्षित रहता है, संवेग को 8 होना है। कितना होना है? 8। ठीक, 8 होना है, 8 न्यूटन सेकंड होना है संवेग को। तो अब देखिए, संवेग दो तरीके से 8 हो सकता है। एक तो F बराबर हम कर दें 4 और डेल्टा टी बराबर कितना कर दें? 2। तो 4 2 जा 8 हो जाएगा। ठीक, सेकंड कंडीशन में हम F बराबर 2 कर दें और डेल्टा टी बराबर 4 कर दें, तो 2 4 या कितना होगा? 8। अर्थात यहां से क्या सब स्पष्ट हो रहा है कि अगर समय बढ़ रहा है तो समय बढ़ने पर बल का मान क्या हो रहा है? घट रहा है। और समय अगर घट रहा है तो बल का मान क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ठीक, बात समझ गए आप? तो यहां से जब खिलाड़ी कैच लेते समय अपने हाथों को पीछे की तरफ खींचता है तो संवेग के शून्य होने में क्या लगता है? समय लगता है। अगर संवेग के शून्य होने में समय लगेगा तो अर्थात डेल्टा टी का मान बढ़ेगा, तो डेल्टा टी का मान बढ़ने पर F का मान क्या होता है? घट जाता है, जिससे खिलाड़ी के हाथों को चोट नहीं लगती है। ठीक, इसलिए गेंद को कैच करते समय खिलाड़ी अपने हाथों को पीछे की तरफ खींच लेता है। ठीक है, तो इसमें आप क्या लिखेंगे कि जब गेंद खिलाड़ी की तरफ आती है तो जब खिलाड़ी गेंद को कैच करता है तो गेंद के संवेग को शून्य करने, गेंद का जो संवेग होता है शून्य हो जाता है, और गेंद के संवेग को शून्य करने के लिए खिलाड़ी को अपने हाथों द्वारा गेंद पर अधिक बल आरोपित करना पड़ता है। प्रतिक्रिया स्वरूप गेंद जो होती है वो खिलाड़ी के हाथों पर बल लगाती है, जिससे खिलाड़ी को चोट लग सकती है। लेकिन जब खिलाड़ी अपने हाथों को पीछे की तरफ खींच लेता है तो इस स्थिति में संवेग के शून्य होने में समय लग जाता है। और जब संवेग के शून्य होने में समय लगता है तो गतिविषयक द्वितीय नियम से F इंटू डेल्टा टी बराबर डेल्टा पी से संवेग के शून्य होने में जब समय लगेगा तो इस कंडीशन में बल का मान क्या होता है? घट जाता है और खिलाड़ी को चोट नहीं लगती है। ठीक है, इसी प्रकार एक क्वेश्चन और जैसे कहा गया
कि जैसे जब आप ऊंचाई से कूदते हो, है ना, ऊंचाई से फर्श पर कूदते हो तो आपके पैरों को चोट लग जाती है। ऊंचाई से जब फर्श पर आप कूदते हो तो आपके पैरों को चोट लग जाती है। लेकिन अगर उसी फर्श पर हम गद्दा डाल दें या वहां पर रेत डाल दें तो हमारे पैरों को चोट नहीं लगती है। इसका भी क्या कारण होता है कि जैसे हम भाई ऊंचाई से फर्श पर कूदे, ठीक, तो इस स्थिति में जो है फर्श हमारे पैरों पर, भाई हमारे पैरों का, जैसे हम कूदे तो हमारे पैरों का अचानक से संवेग क्या हुआ, शून्य हो गया। जब संवेग शून्य हुआ, भाई तुरंत शून्य हो गया, तो इस कंडीशन में फर्श हमारे बाल वो जो है पैरों पर क्या करेगी, एक बड़ा बल लगाएगी। और जो बड़ा बल लगाएगी तो हमारे पैरों को क्या लगती है, आवेगी बल लगाएगी, या कह सकते बड़ा आवेगी बल लगाएगी, जिसके कारण हमारे पैरों को क्या लगेगी, चोट लग सकती है। ठीक है, लेकिन जब हम वहां पर गद्दा डाल देते हैं या वहां पर भुरभुरी रेत डाल देते हैं, तो जब हम ऊपर से कूदते हैं तो जब जमीन पर गिरते हैं उसमें रेत में गिरते हैं, तो रेत भुरभुरी होने के कारण हमारा पैर थोड़ा उसके अंदर तक जाता है। तो जब अंदर तक जाता है तो संवेग के शून्य होने में क्या लगता है, समय लग जाता है। और जब संवेग के शून्य होने में समय लग जाता है तो इस कंडीशन में हमारे पैरों पर कार्य करने वाला जो बल होता है वो कम हो जाता है। और जब बल कम हो जाता है तो हमारे पैरों को चोट नहीं लगती है। ठीक, इसी प्रकार आप देखते होंगे जब आपके घर में कोई कांच का पात्र आता है तो देखा जाता है उस कांच के पात्र को अगर कहीं डिब्बे में रख के आए तो उस डिब्बे के अंदर कागज के छोटे छोटे टुकड़े रखे होंगे या कभी कभी भूसे में लपेट कर भेजा जाता है। तो इसका क्या रीजन होता है कि भाई जब भूसे इत्यादि में लपेट कर भेजा जाता है या कांच के छोटे छोटे या कागज के छोटे छोटे टुकड़ों में लपेट कर भेजा जाता है, डब्बे में भर दिया जाता है, जिसके कारण उसके संवेग को शून्य होने में समय ज़्यादा लग जाए। और जब संवेग के शून्य होने में समय ज़्यादा लगेगा तो उस कंडीशन में उस पर जो होगा बल कम कार्य करेगा और वो नहीं टूटेगा। ठीक है, ऐसे ही आपने पढ़ा होगा भाई कि जो है एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल आपने पढ़ा है, देखो याद नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें होंगी आपको। अब यहीं से एक बात और हम करते हैं, अगर हम न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम पर की चर्चा कर लेते हैं इसी समय। तो न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम क्या था कि यदि हम किसी वस्तु पर बल आरोपित करते हैं तो वस्तु भी परिणाम स्वरूप हम पर एक बल आरोपित करती है। ठीक, समान परिमाण का परंतु दिशा उसकी क्या होती, विपरीत होती, बल आरोपित करती है। इसे हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। तो तृतीय नियम क्या था कि जब हम किसी वस्तु पर बल आरोपित करते हैं तो वस्तु भी हम पर उतना ही बल विपरीत दिशा में आरोपित करती है। ठीक है, और यह नियम हमारा न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम या क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहलाता है। तो क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के अंतर्गत जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि जब हम लोग पृथ्वी पर चलते हैं, ठीक, चलते हैं तो हम अपने पैरों से पृथ्वी को पीछे की तरफ धकेलते हैं। ठीक, पीछे की तरफ धकेलते हैं। क्या रीजन होता है भाई, जब हम पैरों पर चलते हैं तो हमारे पैर का जो अगला सिरा होता है, जैसे आप पैर पर बढ़ते हो, पैर बढ़ाते हो आगे, तो जो पंजे से हम पृथ्वी को पीछे की तरफ धकेलते हैं। तो जब हम पृथ्वी को पीछे की तरफ धकेलते हैं तो पृथ्वी भी हम पर क्या करती है, उतना ही बल आगे की दिशा में लगाती है, जिससे हमारा वेग क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो जब हम पैरों से चलते हैं, जब चलते हैं जमीन पर, तो हम अपने पैरों से पृथ्वी को पीछे की ओर धकेलते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी क्या होती है, हम पर एक प्रतिक्रिया बल आगे की ओर लगाती है और हमारा वेग बढ़ जाता है। अब एक बात सुनिए आप भाई, जैसे कहते हैं हम लोग कि बालू में चलना कठिन होता है, बालू में चलना कठिन होता है भाई, क्यों, इसका क्या कारण है। जैसे हम लोग बालू में चलते हैं तो जब हम अपने पैरों से पृथ्वी पर कहते बल लगाते हैं, तो जब बालू होगा तो जब हम बालू से अपने पैरों को पीछे की तरफ विस्थापित करते हैं तो रेत, वही बालू जो है रेत जिसे कहते हो, वो भुरभुरी होने के कारण पीछे की तरफ विस्थापित हो जाती है। तो हमारा पैर भी तो हल्का पीछे की तरफ विस्थापित होता है, जिसके कारण हमें प्रतिक्रिया बल पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता है, इसलिए वहां पर हमारा वेग क्या होता है, कम हो जाता है। रेत है या भुरभुरी मिट्टी है, उसमें चलना कठिन होता है क्योंकि वहां पर हमें प्रतिक्रिया बल पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो एक ये हुआ क्रिया प्रतिक्रिया का एग्जाम्पल कि जब हम पृथ्वी पर चलते हैं तो अपने पैरों से पृथ्वी को पीछे की ओर धकेलते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी भी हम पर क्या करती है, आगे की ओर एक बल लगाती है और हमारे वेग में वृद्धि हो जाती है। ठीक, जैसा आप देखते होंगे, कभी आप फील किए होंगे कि जैसे व्यक्ति पानी में तैर रहा है, तो तैरने के कारण जब वो पानी में तैरता है
तो अपने हाथ से पानी को पीछे की तरफ दबाता है भाई। जब वो अपने हाथों से जल को पीछे की तरफ दबाता है तो जल उस मनुष्य पर क्या करती है, आगे की ओर एक बल लगाती है, और जब आगे की ओर बल लगाती है तो उसका वेग क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये कारण होता है कि पानी में तैरते समय व्यक्ति अपने हाथों से पानी को पीछे की तरफ धकेलता है। ठीक, जैसे आप देखिए भाई, कोई नाव है, उस नाव से आप जल में कूदिए, तो जब आप जल में कूदते हो तो अपनी छलांग की लंबाई बढ़ाने के लिए हम नाव को पीछे की तरफ क्या करते हैं, धकेलते हैं। तो नाव भी हम पर क्या करती है, आगे की ओर एक बल लगाती है, जिससे हमारी वेग में क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। तो ये हमारे न्यूटन के गति से तृतीय नियम के कुछ उदाहरण थे। अब हम पढ़ेंगे यहाँ से न्यूटन के जो है संवेग संरक्षण के नियम से न्यूटन के तृतीय नियम की उत्पत्ति। ठीक है, संवेग संरक्षण के नियम से न्यूटन के तृतीय नियम की उत्पत्ति। हमने आपको संवेग संरक्षण का नियम पढ़ाया था, आप लोगों को याद होगा भाई। ठीक, अब हम पढ़ेंगे संवेग संरक्षण के नियम से संवेग संरक्षण के नियम से न्यूटन के तृतीय नियम की उत्पत्ति। न्यूटन के तृतीय नियम की उत्पत्ति। देखिए भाई क्या कैसे उत्पत्ति होती है। तो संवेग संरक्षण के नियम से न्यूटन के तृतीय नियम की उत्पत्ति करेंगे भाई। ठीक, तो तृतीय नियम की उत्पत्ति हमने माना भाई दो हमारे पिंड हैं। ओके, दो हमारे पिंड हैं, एक ये हमारा पहला पिंड हो गया और ये हमारा दूसरा पिंड हो गया। तो ये हमारे दो पिंड हैं, दोनों पिंड अल्प समयांतराल डेल्टा टी के लिए, डेल्टा टी समय के लिए एक दूसरे से टकराते हैं। ये हमारा पिंड ए था और ये हमारा पिंड बी था, अर्थात ये पहला पिंड था और ये हमारा दूसरा पिंड था। तो ये हमारे जो दोनों पिंड थे, एक पिंड ए और एक पिंड बी, ये दोनों अल्प समयांतराल डेल्टा टी के लिए एक दूसरे से टकराते हैं। जब डेल्टा टी समय के लिए एक दूसरे से टकराते हैं तो पिंड 1 पर कार्य करने वाला हम बल निकाल लें और पिंड 2 पर कार्य करने वाला बल निकाल लें, है ना। तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा भाई, हमने क्या माना कि दो हमारे पिंड हैं जो अल्प समयांतराल डेल्टा टी के लिए एक दूसरे से टकराते हैं। इस स्थिति में पहले पिंड पर कार्यरत बल निकाल लें भाई। पहले पिंड पर कार्यरत बल, पहले पिंड पर कार्यरत बल, पहला पिंड है ना, तो पहले पिंड पर कौन सा पिंड बल लगाएगा, दूसरा पिंड। तो पहले पिंड पर कार्यरत बल हम लगा लें, कितना हो जाए, F12 वेक्टर लगा लें भाई, क्योंकि कैसी राशि होती है, बल एक सदिश राशि होती है, तो इस पर जो बल लगेगा वो एक दिशा में लगेगा। ठीक है, दूसरी बात, पहले पिंड पर कार्यरत बल हो गया F12, दूसरे पिंड पर कार्यरत बल निकाल लें, तो दूसरे पिंड पर कार्यरत बल, दूसरे पिंड पर कार्यरत बल, इसको हम क्या कहेंगे बेटा, दूसरे पिंड पर कार्यरत बल F21 हो जाएगा। ठीक, ये पहले पिंड पर कार्यरत बल हो गया और दूसरे पिंड पर कार्यरत बल हो गया। कितने समय के लिए टकराते हैं, डेल्टा टी समय के लिए। तो कल हमने आपको बताया था कि बल, आरोपित बल तथा समयांतराल का जो गुणनफल होता है उसके संवेग में होने वाले परिवर्तन के बराबर होता है। ठीक, तो भाई दोनों पिंड अल्प समयांतराल डेल्टा टी के लिए टकराते हैं। ठीक, और इनका बल कितना है, F है, इसलिए हम निकाल ले भाई, इसलिए पहले पिंड का संवेग, पहले पिंड का के संवेग का परिवर्तन या पहले पिंड का संवेग का संवेग जो हो जाएगा कितना होगा भाई, डेल्टा P1 बराबर भाई F इंटू डेल्टा टी से कितना हो जाएगा, पहले पिंड पर कार्यरत बल कितना है, ये भी एक सदिश राशि है, F12 इंटू डेल्टा टी। ठीक, दूसरे पिंड पर हम लगा लें भाई, दूसरे पिंड पर इसी प्रकार निकाल लें, दूसरे पिंड का संवेग डेल्टा P2 बराबर F21
इंटू डेल्टा टी। ओके, क्लियर भाई। अब देखिए भाई, जब दो पिंड एक दूसरे से टकराएंगे तो टकराने पर इन पर कोई बाहर से तो बल लगेगा नहीं, यही एक दूसरे पर बल आरोपित करेंगे। कि ऐसा तो था नहीं कि नहीं बाहर से पहले पिंड पर बल लगा दिया दूसरे पिंड पर बल लगा दिया, ऐसा नहीं है। दोनों पिंड बाह्य बल की अनुपस्थिति में एक दूसरे से टकरा रहे हैं। तो हमने आपको संवेग संरक्षण का नियम पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? कि यदि किसी पिंड पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे तो पिंड का जो संवेग होता है वो क्या रहता है? संरक्षित रहता है। पढ़ाया था वही। तो यहां से भाई चूंकि दोनों बल बाह्य बल की अनुपस्थिति में एक दूसरे से टकरा रहे हैं, इसलिए इनका संवेग क्या होगा? संरक्षित होगा। इनका संवेग आपस में क्या होगा? संरक्षित होगा। अर्थात हम क्या लिख सकते हैं? इनका जो संवेगों का योगफल होगा वो संरक्षित रहेगा। तो वहां से हम लोगों ने क्या पढ़ा था? डेल्टा पी बराबर 0, अर्थात संवेग में होने वाला ये पढ़ा था। देखिए डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी बराबर 0 पढ़ा था, जहां डेल्टा पी क्या था? संवेग में होने वाला परिवर्तन। डेल्टा टी क्या था? समयांतराल। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो डेल्टा पी बराबर कितना होता था? 0, अर्थात संवेग में होने वाला परिवर्तन 0 होता था। यहां पर चाहे लिख लो पहले पिंड का संवेग परिवर्तन और दूसरे पिंड का संवेग परिवर्तन, ठीक है। तो यदि भाई चूंकि दोनों पिंड बाह्य बल की अनुपस्थिति में एक दूसरे से टकरा रहे हैं, है ना। बाह्य बल की अनुपस्थिति में एक दूसरे से टकरा रहे हैं, एक दूसरे से टकरा रहे हैं, इसलिए इनके संवेग संरक्षित रहेंगे। इनके संवेग संरक्षित रहेंगे, ठीक। ये कहां से हमने लिखा है आपको पता है भाई? डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी बराबर एफ के पढ़ा था। यहां से ये पढ़ा था भाई, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी बराबर एफ, जहां एफ क्या था? आरोपित बाह्य बल। यदि आरोपित बाह्य बल 0 हो तो डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी बराबर 0, अर्थात डेल्टा पी बराबर 0। इसलिए डेल्टा P1 प्लस डेल्टा P2 बराबर किसके हो जाएगा? 0 के। जहां डेल्टा P1 क्या है? पहले पिंड के संवेग में होने वाला परिवर्तन, और डेल्टा P2 क्या है? दूसरे पिंड के संवेग में होने वाला परिवर्तन, ठीक। तो यहां से हम अगर वैल्यू रख दें भाई, तो डेल्टा P1 के स्थान पर कितना लिख सकते हैं? F12 इंटू डेल्टा टी प्लस यहां से F21 इंटू डेल्टा टी बराबर 0 लिख सकते हैं भाई। इधर आ जाओ, इधर दिखा रहे हैं, इसका पक्षांतर कर दो, दूसरे पक्ष में ले जाओ। F12 इंटू डेल्टा टी बराबर, ये इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में, F21 इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी से डेल्टा टी कट जाएगा, F12 बराबर माइनस F21। देखिए F12 क्या है? पहले पिंड द्वारा दूसरे पिंड पर आरोपित बल। F21 क्या है? दूसरे पिंड द्वारा पहले पिंड पर आरोपित बल, लेकिन माइनस चिन्ह क्या कह रहा है? दिशा विपरीत होगी। अर्थात पहला पिंड जितना बल दूसरे पिंड पर आरोपित करेगा, दूसरा बल भी पहले ही पिंड पर उतना बल आरोपित करेगा, लेकिन उसकी दिशा क्या होगी? विपरीत होगी, ठीक। तो यही हमारा क्या था? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, अर्थात न्यूटन का गतिविषयक तृतीय नियम था कि यदि हम किसी वस्तु पर बल आरोपित करते हैं तो वस्तु भी हम पर उतना ही बल किस दिशा में आरोपित करती है? विपरीत दिशा में आरोपित करती है। यही हमारा न्यूटन का गतिविषयक तृतीय नियम था। अर्थात F12 हो गया पहले पिंड पर आरोपित बल, F21 दूसरे पिंड पर आरोपित बल, दोनों आपस में क्या है? समान है, लेकिन दिशाएं क्या है? विपरीत। माइनस चिन्ह क्या दर्शाता है? दिशा विपरीत है। तो ये हमारा हो गया संवेग संरक्षण के नियम से न्यूटन के तृतीय नियम की उत्पत्ति। ओके भाई, आपकी समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो। तब तक हम पानी पी लेते हैं क्योंकि गर्मी बहुत है। गर्मी होने का भी एक रीजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब 2-3 टॉपिक इसमें बचे हैं इस चैप्टर में, वो आज से कल तक कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। अगली चीज हम देखते हैं, किसी वस्तु का लिफ्ट में भार।
लिफ्ट जानते हो आप लोग भाई? ऐसे लाइफ में तो मिली नहीं होगी, या तो हॉस्पिटल जाओ किसी बड़े, है ना, तो वहां पर आपको लिफ्ट देखने को मिलेगी, या किसी शॉपिंग मॉल में जाओ बड़े, लखनऊ इत्यादि में, तब आपको लिफ्ट में बैठने का आनंद प्राप्त हुआ होगा। ठीक, पिंड का लिफ्ट में भार, पिंड का लिफ्ट में भार। देखिए, सबसे पहले यहां पर हम दो चीजें ध्यान देते हैं भाई। पिंड का लिफ्ट में भार क्या होता है, आपको बढ़ा हुआ प्रतीत होता है कि घटा हुआ प्रतीत होता है, या कैसा प्रतीत होता है, ये हम पिंड का लिफ्ट में भार निकालेंगे। लेकिन उससे पहले हम कुछ चीजें देखते हैं। जैसे आप जानते हो भाई कि जो पृथ्वी होती है वो प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को क्या करती है? अपनी ओर आकर्षित करती है। और जिस बल से पृथ्वी अपनी ओर पिंड को आकर्षित करती है, उस बल को हम क्या कहते हैं? गुरुत्व बल कहते हैं। पढ़ाया आपको हमने पढ़ाया था कि जब किसी वस्तु को हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो पृथ्वी पर लौट कर क्यों आती है? क्योंकि पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी तरफ क्या करती है? आकर्षित करती है। ठीक है, तो पृथ्वी जो होती है प्रत्येक वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करती है। और अगर वस्तु का कहा जाए, हमारी जो वस्तु है, वस्तु का द्रव्यमान यम हो, वस्तु का द्रव्यमान कितना हो भाई? वस्तु का द्रव्यमान m, वस्तु का द्रव्यमान m हो, तो जो लगने वाला गुरुत्व बल होता है, कौन सा बल? गुरुत्व बल, जो पृथ्वी वस्तु पर बल लगाती है, गुरुत्व बल जो होता है वो होता है पिंड का द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण। क्या होता है भाई? पिंड का द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण। ध्यान देना भाई, तो पिंड का द्रव्यमान हो गया m और गुरुत्वीय त्वरण हो गया g, तो ये हो जाता है mg। और यही जो गुरुत्व बल होता है, यही गुरुत्व बल कहलाता है वस्तु का भार। क्या कहलाता है? वस्तु का भार कहलाता है। ठीक है, तो जब कोई वस्तु, पृथ्वी जो होती है प्रत्येक वस्तु को अपनी तरफ क्या करती है? आकर्षित करती है। यदि वस्तु का द्रव्यमान दिया हो, वस्तु का द्रव्यमान m हो, तो लगने वाला जो गुरुत्व बल होता है वो हो जाता है mg के, और यही जो mg होता है गुरुत्व बल ही क्या कहलाता है? पिंड का भार। तो पिंड का भार जो होता है वो W बराबर कितना हो जाता है? mg हो जाता है। W बराबर mg। अब एक बात और ध्यान दीजिए भाई कि जब पृथ्वी किसी वस्तु पर बल लगाती है, जैसे ये है, ये मान लीजिए आप, ठीक, ये मान लो भाई आप हैं यहां पर खड़े, ये आप हैं, ठीक, इस पृथ्वी तल पर खड़े हो, तो आपका भार किधर कार्य कर रहा है? नीचे की ओर। ठीक, आपका भार किधर कार्य कर रहा है? नीचे की ओर। तो जब आप पृथ्वी पर बल लगाते हो, कितना? पृथ्वी पर बल लगाते हो mg नीचे की ओर, तो पृथ्वी भी आप पर उतना ही बल लगाएगी, लेकिन उसकी दिशा क्या होगी? विपरीत। आप पृथ्वी पर अपने भार के कारण नीचे की तरफ बल लगाते हो, तो पृथ्वी भी आप पर ऊपर की तरफ बल लगाएगी, और इस बल को क्या कहते हैं? आर बल। इस बल को हम कहते हैं प्रतिक्रिया बल। क्या कहते हैं? प्रतिक्रिया बल। और ये प्रतिक्रिया बल जो लगाती है पृथ्वी हमारे ऊपर, इसी प्रतिक्रिया बल के कारण हमें अपने भार का अनुभव होता है। अगर हम पर लगने वाला प्रतिक्रिया बल शून्य हो जाए तो हमारी जो स्थिति होगी वो भारहीनता की स्थिति आ जाएगी, अर्थात उस स्थिति में हमें अपना भार प्रतीत नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भारहीनता की स्थिति होती है कि उपग्रह में बैठोगे आपको भारहीनता की स्थिति का अनुभव होगा, वो हम भी आपको पढ़ाएंगे। तो जब हम कहते हैं हम किसी तल पर खड़े होते हैं तो हमारा भार किधर कार्य करता है? नीचे की ओर कार्य करता है। पृथ्वी से हम अपने भार के कारण पृथ्वी पर एक बल लगाते हैं, और वो बल हमारा क्या होता है? W बराबर mg, जिसकी दिशा किधर होती है? नीचे की ओर होती है। परिणाम स्वरूप पृथ्वी भी हम पर एक बल लगाती है, किधर? ऊपर की दिशा में, और वो बल हमारा कौन सा बल कहलाता है? प्रतिक्रिया बल कहलाता है। और इस प्रतिक्रिया बल के कारण ही हमें अपने भार का अनुभव होता है। इस प्रतिक्रिया बल के कारण ही हमें अपने भार का क्या होता है? अनुभव होता है। तो जो प्रतिक्रिया बल होता है वो R बराबर किसके होता है? mg के होता है। क्लियर? क्लियर हुआ भाई कि जब हम वस्तु पर खड़े होंगे, तो जब हम वस्तु पर अपने भार के बराबर बल नीचे की तरफ लगाएंगे तो वस्तु भी हम पर उतना ही बल किधर लगाएगी? ऊपर की ओर लगाएगी। और इस बल को हम क्या कहते हैं? प्रतिक्रिया बल कहते हैं, जिसे हम किससे दर्शाते हैं? R से। और ये प्रतिक्रिया बल न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम से R बराबर होगा mg। इसकी दिशा किधर होती है? भार की नीचे की ओर, और प्रतिक्रिया बल की दिशा किधर होती है? ऊपर की ओर होती है। क्लियर? अब देखिए भाई, यहां तक आप पढ़ लिए,
ओके, लिखेंगे कैसे भाई इसको कि पिंड का लिफ्ट में भार जैसे लिखना है तो हम क्या लिखेंगे कि जो पृथ्वी होती है प्रत्येक वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करती है, और यदि वस्तु का द्रव्यमान m और गुरुत्वीय त्वरण g हो तो वस्तु पर लगने वाला जो गुरुत्व बल हो जाएगा, गुरुत्व बल W बराबर, हम वो गुरुत्व बल बराबर लिखेंगे द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण, तो कितना आएगा mg। और यही जो गुरुत्व बल होता है वस्तु का क्या कहलाता है, भार कहलाता है, इसलिए वस्तु का भार W बराबर mg। फिर आप नीचे लिखेंगे कि जब हम किसी वस्तु पर खड़े होते हैं तो हम अपने भार के बराबर वस्तु पर जो है बल किधर लगाते हैं, नीचे की ओर लगाते हैं। फलस्वरूप या परिणाम स्वरूप वस्तु भी हम पर उतना ही बल क्या करती है, ऊपर की तरफ लगाती है। यह वस्तु काहे कहे यहाँ पृथ्वी कहते हैं कि जब हम पृथ्वी पर खड़े होते हैं तो हम अपने भार के बराबर पृथ्वी पर एक नीचे की ओर बल क्या करते हैं, आरोपित करते हैं। पृथ्वी पर नीचे की ओर एक बल आरोपित करते हैं। परिणाम स्वरूप पृथ्वी भी हम पर ऊपर की तरफ एक बल लगाती है, और इस बल को हम क्या कहते हैं, प्रतिक्रिया बल R कहते हैं। ठीक, और इस प्रतिक्रिया बल R के कारण ही हमें अपने भार का अनुभव होता है। अगर पृथ्वी हम पर प्रतिक्रिया बल न लगाए तो हमारी जो स्थिति होगी वो कौन सी स्थिति कहलाएगी, भारहीनता की स्थिति कहलाती। तो क्वेश्चन जैसे पूछा जाए कि हमें अपने भार का अनुभव किसके कारण होता है, तो पृथ्वी द्वारा लगने वाले प्रतिक्रिया बल के कारण होता है। ठीक, तो जब हम पृथ्वी तल पर खड़े होते हैं तो हमारा भार किधर कार्य करता है, नीचे की ओर कार्य करता है, जिसके कारण पृथ्वी भी हम पर क्या करती है, एक बल लगाती है किधर, ऊपर की दिशा में, और इस बल को हम कौन सा बल कहते हैं, प्रतिक्रिया बल कहते हैं। अब हम न्यूटन के गति से तृतीय नियम में चले जाएं कि जब हम किसी वस्तु पर बल आरोपित करते हैं तो वस्तु भी हम पर उतना ही बल आरोपित करती है। किस दिशा में, विपरीत दिशा में। तो हमने दिशा तो पहले ही बता दी है, तो ये प्रतिक्रिया बल R बराबर किसके हो गया, mg के। ध्यान रखना भाई। ठीक, इसको आवश्यकता अनुसार समीकरण 1 मान ले, ये दोनों को अब यहाँ से बराबर कर सकते हैं, W बराबर mg, R बराबर mg। अब हम आवश्यकता अनुसार सवाल वो जो है इसका यूज करेंगे। अब देखिए भाई, जैसे हमने माना ये दो चीजें हमने निकाली। अब जैसे माना एक हमारा व्यक्ति है, ये हमारी लिफ्ट दी गई है, लिफ्ट। ठीक, ये लिफ्ट हो गई, और लिफ्ट के अंदर एक तौलने की मशीन रखी है। ये लिफ्ट हो गई हमारी, ठीक, और ये उसके अंदर तौलने की मशीन। भाई तौलने की मशीन होगी तभी तो हम अपने भार का अनुभव करेंगे। तौलने की मशीन रखी। अब देखिए इस पर एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, ये मान लीजिए एक व्यक्ति। ठीक, ये व्यक्ति है जिसका द्रव्यमान कितना है, mg, किधर कार्य कर रहा है, नीचे की ओर। ठीक, तो परिणाम स्वरूप प्रतिक्रिया भी लगता है, प्रतिक्रिया बल लगेगा किधर, ये पृथ्वी पर खड़ा है, जिससे इसका भार किधर कार्य कर रहा है, नीचे की ओर। ओके, तो पृथ्वी भी इस पर एक प्रतिक्रिया बल लगाएगी, परिणाम स्वरूप इसकी दिशा किधर होगी, ऊपर की तरफ। ये हो गया प्रतिक्रिया बल, क्या हुआ, R। अब यहां से ध्यान देना, पिंड पर दो बल कार्य कर रहे हैं। एक तो हुआ पिंड का भार mg, जिसकी दिशा किधर है, नीचे की ओर, और दूसरा हुआ प्रतिक्रिया बल जिसकी दिशा किधर है, ऊपर की ओर। अब ध्यान दीजिए हमारी एक बात, जैसे ये आपका हाथ है, इस पर कोई वस्तु हम रखें। ठीक, अगर इस पर कोई वस्तु रखें और वस्तु का भार अधिक हो, हम जैसे इस पर बल लगाएं ऐसे, और इस पर हम कोई वस्तु रखें, अगर वस्तु का भार हमारे द्वारा आरोपित किए गए बल से क्या हो, अधिक, तो हमारा हाथ नीचे की तरफ क्या करेगा, गति करेगा, बैठता जाएगा। ठीक, जैसे आप अपने ऊपर 50 किलो की बोरी रख लो, लेकर चले जाओगे, अगर वही बोरी का द्रव्यमान बढ़ जाए, 50 से हो जाए 70 किलो, तो आप अगर उसके बराबर बल आरोपित नहीं कर पाओगे तो आप क्या होंगे, नीचे बैठने लगेंगे, अर्थात नीचे गति करने लगेंगे। और अगर आपने उस पर ज्यादा बल लगा दिया तो वो किधर गति करेगी, ऊपर की तरफ गति करेगी। दो कंडीशन पॉसिबल है। जब वस्तु नीचे की तरफ कब गति करेगी, जब उसका भार अधिक होगा, और वस्तु ऊपर की तरफ कब गति करेगी, जब आपके द्वारा आरोपित किया गया बल अधिक होगा। दो चीजें, ठीक है। तो यहाँ पर भार किधर कार्य कर रहा है, नीचे की ओर, इस पर जो प्रतिक्रिया बल लग रहा है वो किधर लग रहा है, ऊपर की ओर लग रहा है। अब यहां से इतनी चीजें हुई। अब पहली कंडीशन हम कहते हैं, जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर की तरफ गतिमान हो, क्या हो भाई, पहली कंडीशन की हम बात क्या करें भाई, जब लिफ्ट एक समान वेग से, लिफ्ट एक समान वेग से
सब कुछ समझ में आएगा बहुत ही आसान तरीके से। बस थोड़ा सा अपना कंसंट्रेशन बनाए रखिए। बस जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर की ओर गतिमान, ठीक, जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर की ओर गतिमान, ऊपर की ओर गतिमान, देखो भाई, तो जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर की ओर गतिमान होगी तो अब ऊपर की तरफ गतिमान है तो कौन सा बल अधिक होगा? वही भी हमने कहा कि जब ऊपर की तरफ गतिमान होगी इसका मतलब नीचे के द्वारा, आपके हाथ द्वारा इस पर लगाया गया बल अधिक है, तभी तो ऊपर की तरफ गतिमान। तो जब ऊपर की तरफ गतिमान है तो कौन सा बल अधिक होगा? प्रतिक्रिया बल R, और भार किधर होगा? नीचे की ओर। हमने आपको एक बात बताई थी, जब किसी बिंदु पर दो बल लगे होते हैं विपरीत दिशाओं में, किन दिशाओं में? विपरीत दिशाओं में, तो उनका परिणामी बल किसके बराबर होता है? बताया था, अंतर के बराबर होता है। किसके बराबर? अंतर के बराबर होता है। तो यहां पर देखिए, वस्तु पर, व्यक्ति पर दो बल लगे, एक तो व्यक्ति का भार mg और दूसरा इस पर लगने वाला प्रतिक्रिया बल R। इसलिए हम निकाल ले व्यक्ति पर लगने वाला परिणामी बल। कौन सा बल? परिणामी बल निकालेंगे तो परिणामी बल जो होगा इसके अंतर के क्या होगा? बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों किन दिशाओं में लगे हैं? विपरीत दिशा में लगे हैं। जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर की ओर गतिमान हो तो व्यक्ति पर लगने वाला परिणामी बल, व्यक्ति पर लगने वाला परिणामी बल, देखिए भाई, व्यक्ति पर लगने वाला परिणामी बल निकालेंगे तो परिणामी बल F बराबर कौन बड़ा है इस कंडीशन में? R ऊपर की तरफ है माइनस mg किधर है? नीचे की ओर। ये दोनों विपरीत दिशाओं में लगे थे इसलिए अंतर के बराबर है, ठीक। अब न्यूटन का गति विषयक हम द्वितीय नियम लगाते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये R बराबर F बराबर आया R माइनस mg। न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम से, न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम से, ठीक, न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम से F बराबर कितना होता है भाई? F बराबर ma, F बराबर ma, जहां A क्या है? त्वरण है। A क्या है? त्वरण। m क्या है? आरोपी वो द्रव्यमान है। देखिए, पिंड कैसे गतिमान है? एक समान वेग से गतिमान है। एक समान अगर वेग से गतिमान है तो वस्तु का त्वरण कितना होगा? जीरो। कितना होगा? जीरो। क्यों भाई? त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन की दर बटे समय अंतराल, और जब समान वेग से गतिमान है इसका मतलब इसके वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। अगर वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा है तो त्वरण a बराबर कितना होगा? जीरो। चूंकि वस्तु एक समान वेग से गतिमान है, वस्तु एक समान लिफ्ट, वस्तु का मतलब यहां से लिफ्ट है, वस्तु एक समान वेग से गतिमान है, इसलिए a बराबर जीरो, और a बराबर जीरो तो f बराबर भी कितना होगा? जीरो से। f बराबर जीरो, इसलिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 से f के स्थान पर कितना रखोगे? जीरो बराबर r माइनस mg, mg को इधर ले आओ तो mg बराबर r। यार माल क्या हुई? ठीक, R बराबर कितना होगा? mg। अब वो mg क्या हो जाएगा? वस्तु का भार। R यहां से प्रतिक्रिया बल, अर्थात यहां से mg कह सकते हैं, वस्तु का हो गया आभासी भार। क्या हो गया? आभासी भार। और यहां से W बराबर mg था तो यहां से हम कितना R बराबर W लिख सकते थे कि नहीं? तो यहां से mg बराबर R आ गया, तो mg के स्थान पर W लिख सकते हैं, तो W बराबर कितना हो जाएगा? R, अर्थात प्रतिक्रिया बल उसके भार के क्या होगा? बराबर होगा। इस स्थिति में वस्तु का जो आभासी भार होगा उसके वास्तविक भार के बराबर होगा, ठीक। अतः हम कह सकते हैं इस स्थिति में वस्तु का जो वास्तविक भार होगा उसके आभासी भार के बराबर होगा। कब? जब वस्तु जो हो एक समान वेग से गतिमान हो। तो वस्तु कैसे गतिमान हो? एक समान वेग से गतिमान हो। सेकेंड कंडीशन में यही लिफ्ट यहां पर दिखा दे भाई, ये लिफ्ट थी, ये तौलने की मशीन थी, ये आप थे।
आपका भार mg था नीचे पर लगने वाला प्रतिक्रिया बल ऊपर। अब अगर वस्तु, ध्यान दीजिए, एक समान त्वरण से ऊपर की तरफ गतिमान हो, कैसे गतिमान हो? एक समान त्वरण से गतिमान हो। सेकंड स्थिति में जब लिफ्ट एक समान त्वरण से, एक समान त्वरण से ऊपर गतिमान, थोड़ा ऊपर लिखे भाई, नहीं आएगा। ये W बराबर हो गया R, इसका मतलब आपको पता है। अतः इस स्थिति में वस्तु का आभासी भार उसके वास्तविक भार के बराबर होता है। बराबर होता है। आज लिखते ही नहीं बन रहा है, ठीक। अब सेकेंड स्टेप में हम जाएंगे। ये फर्स्ट स्टेप था, सेकेंड स्टेप में जब क्या हो जाए भाई, लिफ्ट एक समान त्वरण से गतिमान, जब लिफ्ट एक समान त्वरण से ऊपर की ओर गतिमान, एक समान त्वरण से, ठीक, ऊपर की ओर गतिमान, ऊपर की ओर गतिमान। देखो, जब लिफ्ट एक समान त्वरण से ऊपर की ओर गतिमान तो क्या होगा? ध्यान दीजिए भाई, किधर गतिमान है? ऊपर की तरफ। तो यही फार्मूला लगाएंगे, आर बल जो परिणामी बल होगा, गतिमान हो तो परिणामी बल ऊपर की तरफ गतिमान है तो कौन बड़ा है? प्रतिक्रिया बल। परिणामी बल F बराबर R माइनस mg, परिणामी बल F बराबर R माइनस mg, ठीक। अब यहां लगा दें न्यूटन के गतिविषयक नियम से, न्यूटन के गतिविषयक द्वितीय नियम से। गतिविषयक द्वितीय नियम से देखो, F बराबर कितना होगा? ma, F बराबर m में, जहां m द्रव्यमान, a क्या है? त्वरण, इसलिए देखिए F के स्थान पर कितना रखेंगे? ma बराबर R माइनस mg होगा भैया। इसको हम लिख सकते हैं ma और mg को इधर ले आए तो mg बराबर R या R बराबर, दोनों में यम कॉमन ले लें, m a प्लस g, जहां a क्या होगा? त्वरण, और g क्या होगा? गुरुत्वीय त्वरण। a हो जाएगा त्वरण, g क्या होगा? गुरुत्वीय त्वरण। तो जब त्वरण को हम गुरुत्वीय त्वरण में जोड़ देंगे उसके बाद यम से गुणा करेंगे, ठीक। यहां से अब देखिए भाई, पहले r बराबर किसके था? mg के। ध्यान दीजिए, m का मान जैसे हम मान लेते 1, m का मान कितना मान लेते? 1 kg, g का मान हम मानते 9.8। तो पहली कंडीशन में r बराबर कितना आता? 9.8 न्यूटन। कितना आता? r बराबर 9.8 न्यूटन। अब जिसे लिफ्ट ऊपर की तरफ गतिमान है, कितने त्वरण से? a से गतिमान है, तो a की कुछ तो वैल्यू होगी ही। जैसे हम मान लें a का मान कितना हो जाए? 1। a का मान कितना हो जाए? 1। तो यहां से देखिए कितना आता था, आएगा r बराबर m के स्थान पर द्रव्यमान कितना था? 1 किलोग्राम। a का मान कितना रखेंगे? 1 प्लस g के स्थान पर 9.8। तो r बराबर 1 से 9.1 में 9.8 जुड़ेगा, 9 1 10, ये हो जाएगा 1 गुणे 10.8, अर्थात r बराबर आएगा 10.8। इस कंडीशन में r का मान कितना आ रहा है? 10.8। पहले कितना आ रहा था? 9.8। तो देखिए इस कंडीशन में r का मान पहले की तुलना में क्या आ रहा है? बड़ा आ रहा है। क्या आ रहा है? बड़ा आ रहा है। अर्थात इस स्थिति में व्यक्ति को जो अपना भार होगा, आभासी भार, उसके वास्तविक भार से क्या हो जाएगा? अधिक। आर भाई ये इसी के कारण तो हमें अपने भार का अनुभव होता है, हमने बताया था प्रतिक्रिया बल के कारण कि नहीं। अब प्रतिक्रिया बल का जो मान हो गया वो r बराबर हो गया m a प्लस जी, अर्थात a में g जुड़ेगा, उसके बाद ये हमसे गुणा करेंगे। तो आप अगर ऐसे नहीं समझ पाए, इसलिए हमने आपको संख्यात्मक मान लिया कि जैसे हमने मान लिया m बराबर 1 किलोग्राम था,
और उसका त्वरण गुरुत्वीय त्वरण होता है 9.8। तो जब पहली कंडीशन में लिफ्ट गतिमान नहीं थी, तो जब हमने भार निकाला, प्रतिक्रिया बल निकाला, तो कितना आया 9.8 न्यूटन। फिर हमने कहा जब लिफ्ट एक समान त्वरण ए से ऊपर की तरफ गतिमान होगी, तो ए बराबर कितना लिखा 1। तो यहां से हमने व्यंजक निकाला है ना, तो r बराबर 1.9 प्लस 8, 9.8 में 1 जुड़ेगा, है ना, 1 में 9.8 जुड़ेगा, 10.8 आएगा, और 10.8 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10.8 आएगा। r की वैल्यू जो है पहले की तुलना में क्या रही, अधिक आ रही। अर्थात इस स्थिति में हम कह सकते हैं कि जो व्यक्ति का आभासी भार होगा वो उसके वास्तविक भार से बढ़ा हुआ प्रतीत होगा। कैसे प्रतीत होगा, बढ़ा हुआ। अर्थात इस तराजू की मशीन में अगर आप 9.8 किलोग्राम के थे, तो अब आप अगर लिफ्ट एक समान त्वरण 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के वेग से ऊपर की तरफ गतिमान होगी, तो आपका जो भार हो जाएगा वो 10.8 हो जाएगा। ओके, अतः हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, अतः इस स्थिति में व्यक्ति का भार उसके वास्तविक भार से कैसा, बढ़ा हुआ प्रतीत होगा। कैसा प्रतीत होगा भाई, बढ़ा हुआ प्रतीत होगा। क्लियर, ठीक। इस स्थिति में व्यक्ति का जो भार होगा उसके वास्तविक भार से कैसा प्रतीत होगा, बढ़ा हुआ प्रतीत होगा। नेक्स्ट कंडीशन, जब लिफ्ट एक समान त्वरण से नीचे की ओर गति, अब ऊपर जा रही थी, अब ऊपर से नीचे आ रही हो, त्वरण से नीचे की ओर गतिमान हो, ठीक। अब भाई जब नीचे की ओर गतिमान होगी, तो नीचे की ओर जब गति करेगी तो इस कंडीशन में कौन बड़ा हो जाएगा भाई, इस कंडीशन में mg बड़ा हो गया, गतिमान हो। तो परिणामी बल यहां से हम निकाल ले भाई, F बराबर कौन बड़ा होगा, mg, और कौन छोटा होगा, r, विपरीत दिशा में अंतर के बराबर। क्लियर। एक समान त्वरण से नीचे की ओर गतिमान है, गत विषय द्वितीय नियम लगाएं, तो गत विषय द्वितीय नियम से कितना होगा, अभी सब पढ़ाया है, जल्दी कर रहे हैं। विषय द्वितीय नियम से F बराबर किसके होगा, F बराबर ma के, F बराबर ma, इसलिए F के स्थान पर कितना रखेंगे, ma, इसलिए ma बराबर mg माइनस r, r को इधर ले आओ, r बराबर mg माइनस ma, r बराबर m ले लें कॉमन, ये हो जाएगा g माइनस a। अर्थात इस कंडीशन में गुरुत्वीय त्वरण से कुछ घटेगा। अब आ जाओ यहां से भाई, r का मान कितना आ रहा था, 9.8 आ रहा था। अब a की वैल्यू अगर 1 हम मान ले उसी तरीके से, तो r बराबर देखो m के स्थान पर 1 है ना, g के स्थान पर 9.8 और a के स्थान पर 1, तो r बराबर 9.1 से 1 घटेगा 8.8 और 8.8 का गुणा हो जाएगा, r बराबर 8.8 न्यूटन। देखिए कितना आ रहा था, 9.8 न्यूटन आना चाहिए, लेकिन कितना आ रहा है, 8.8 न्यूटन। अर्थात पहले से कैसे आ रहा है, घटा हुआ आ रहा है। कैसा आ रहा है, घटा हुआ। अर्थात जब इस कंडीशन में r हमारा आभासी भार हो जाएगा, mg से गुणा करेंगे वास्तविक भार, ma यहां से निकाल देंगे, उससे घटा देंगे, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगी, जो व्यक्ति का आभासी भार होगा वो वास्तविक भार से कम हो जाएगा, ठीक। अतः इस स्थिति में व्यक्ति का आभासी भार उसके वास्तविक भार से कम हो जाएगा, उसके वास्तविक भार से कम हो जाएगा, ठीक। अतः इस स्थिति में व्यक्ति का जो आभासी भार होगा उसके वास्तविक भार से कम हो जाएगा, ठीक। ये 3 चीजें लिख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। अब इसमें अभी 2 पॉइंट और बचे हैं, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि समय जो है काफी हो गया है, क्योंकि भी इंटर की क्लास भी पढ़ानी है। तो इसको आप पढ़ लेंगे एक बार, और हम आशा करते हैं कि ये आपकी समझ में आ गया होगा। तो
इसको एक बार पढ़ के रिवीजन कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पर आधारित आपको न्यूमेरिकल भी मिलेंगे। ठीक है, तो इतनी देर साथ देने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। और काफ़ी खुशी हुई कि जो है कल आप लोग हमारे कहने पर काफ़ी भारी संख्या में लाइव आए, देखकर अच्छा लगा, मनोबल थोड़ा बढ़ा। आपको आज महसूस होता होगा कि कल की तुलना में आज जो है आत्मविश्वास थोड़ा बढ़ा हुआ है, क्योंकि आज सुनने वाले अधिक हैं। और जब आप भी देखिए कहीं पर आपको बोलना पड़ जाए और 2 लोग सुन रहे हों तो आप उतने आत्मविश्वास के साथ नहीं बोल सकते, लेकिन अगर संख्या अधिक होती है तो आपका मनोबल बढ़ जाता है। ठीक है, तो वही बात प्रक्रिया हमारे पास भी लागू होती है कि आप लोग जितनी ज़्यादा संख्या में आते हो उतना देखकर हम उत्साहित हो जाते हैं कि यहाँ पढ़ने वालों की संख्या अधिक है। तो इसलिए आप लोग अधिक से अधिक संख्या में लाइव आते रहें और जो है कोई भी जो है टॉपिक बहुत ही मज़ेदार ढंग से और बहुत ही अच्छे ढंग से आपको हम डिस्क्राइब करते रहेंगे। तो आगे हम आशा करते हैं कि आप लोग इसी संख्या में जो है लगातार